नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2023 में पूछे गए कंप्यूटर विषय के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखने जा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया है BIOS का पूरा नाम क्या है। तो यहां पर देखिए इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब ये होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जब भी आप घर में कंप्यूटर या फिर लैपटॉप ओपन करते हैं तो तुरंत से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना शुरू नहीं करता है। सबसे पहले BIOS एक सॉफ्टवेयर है जो कि रन होता है, जो कि एक चिपसेट में सेव होता है, जिसे आप डिलीट नहीं कर सकते। जैसे जो आपका रीड ओनली मेमोरी होता है, रोम होता है, उसमें ये सॉफ्टवेयर बेसिकली इंस्टॉल्ड होता है। इसका काम क्या होता है कि सबसे पहले जो भी आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में डिवाइसेस लगे हुए हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, वो उन सभी को चेक करता है क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पा रहे हैं अथवा नहीं। उसके बाद से जब ये अपना फंक्शन कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद से जो आपका रोम में ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोडेड है वो फिर से ट्रांसफर होता है रैम में, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना शुरू करता है और धीरे धीरे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होना शुरू होता है। तो बेसिकली हमसे केवल इतना ही पूछा गया था, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि आपके कंप्यूटर डिवाइस में जो भी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस लगे हुए हैं, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर पा रहे हैं अथवा नहीं, इसकी जांच करना। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। नंबर प्रणाली यानी कि नंबर सिस्टम की बात की जा रही है। देखिए, कंप्यूटर में जो भी हम डेटा को सेव करते हैं या फिर जो भी फंक्शन हो रहे होते हैं, वो एक्चुअली में मान लीजिए कोई वीडियो आप प्ले कर रहे हैं या फिर कोई ऑडियो क्लिप आप सुन रहे हैं, तो वो वीडियो क्लिप या फिर ऑडियो क्लिप कहीं ना कहीं आपके मेमोरी में सेव हुआ होगा। या फिर जो भी आप फंक्शन करते हैं जैसे कि जोड़ घटाना गुणा भाग, वो सभी फंक्शन जब परफॉर्म हो रहे होते हैं तो एक्चुअली जिस तरीके से हम उन कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं, चाहे वीडियो प्ले करना हुआ, ऑडियो चलाना, ये सब कुछ किसी ना किसी नंबर सिस्टम में, किसी स्टोरेज डिवाइस में, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, उसमें सेव होता है। अब यही नंबर प्रणाली हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, दशमलव प्रणाली जिसे डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, ऑक्टल प्रणाली, हेक्साडेसिमल प्रणाली और बाइनरी प्रणाली, चारों जो है वो नंबर सिस्टम यूज किए जाते रहे हैं कभी ना कभी कंप्यूटर में। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें, क्योंकि हमसे प्रश्न प्रेजेंट की बारे में पूछा गया, तो वर्तमान में बाइनरी नंबर प्रणाली का यूज किया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, दशमलव इसे क्यों बोलते हैं? दशमलव को अंग्रेजी में डेसिमल बोलते हैं, और डेसिमल का मतलब क्या होता है? जिसका आधार 10 हो। यानी कि इसमें जो नंबर सिस्टम यूज किए जाएंगे वो कौन कौन से होंगे? 0 से लेकर 9 तक होंगे। जैसे काउंट करिए, हाथ पर आप अपने काउंट करिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 10 हो गए। तो इसे हम लोग दशमलव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका बेस क्या होता है? इसका बेस 10 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल की जब बात की जाती है तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हेक्सा मीन्स कितना होता है? 16 होता है। तो इसमें जो आधार होगा, बेस होगा, वह 16 होता है। अब आप कहेंगे कि नंबर तो हमारे पास 0 से 9 तक ही है, तो ये तो केवल 10 ही हुए, अब 6 कहाँ से आएंगे? तो इसमें कौन कौन से नंबर यूज किए जाते हैं? 0 से 9 तो होगा ही होगा, साथ ही उसके बाद से अल्फ़ाबेट शुरू हो जाते हैं, जैसे कि A B C D E और F। तो 0 से 9 10 हो गए, और A B C D E F ये 6 अल्फ़ाबेट यूज होकर के टोटल इसमें 16 आधार बनते हैं, यानी कि 16 बेस होता है इसका। इसीलिए इसे हेक्साडेसिमल बोलते हैं। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि इसे हेक्सा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका बेस क्या होता है? 16 होता है। इसे दशमलव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका बेस 10 होता है, यानी डेसिमल के बराबर। अब ऑक्टल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑक्टल का मतलब क्या होता है? ऑक्टा का मतलब 8, यानी इसमें बेस कितना होगा? इसमें बेस आपका 8 होगा, और नंबर में कितना तक चलेगा? 0 से 7 तक। आप अपने उंगलियों पर काउंट करिए, 0 से 7 तक 8 आधार यानी 8 बेस आ जाएगा। इसी प्रकार से बाइनरी, अब देखिए, बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब होता है 2, यानी कि इसमें बेस कितना हो जाएगा? 2। अब 2 का मतलब कि इसमें डिजिट कौन से चलेंगे? 0 और 1। यानी कि अभी वर्तमान में जो भी हम कंप्यूटर में प्रोसेस करते हैं, चाहे स्टोर करते हैं, वो सब कुछ हमारा 0 और 1 के फॉर्म में सेव होता है। इसीलिए इसको, चूंकि इसका आधार 2 है, इसीलिए इसे बाइनरी प्रणाली कहते हैं, और वर्तमान में इसी प्रणाली का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ड्राइंग क्षेत्र में
चाप खींचा जाता है। चाप यानी कि जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इसको जो हम लोग कर्व इस प्रकार से खींचते हैं, वहीं पूछा जा रहा है कि ड्राइंग में यानी कंप्यूटर में जो हम लोग पेंट करते हैं या फिर ड्राइंग करते हैं, उसमें ये जो चाप होता है वो किस विकल्प के माध्यम से खींचा जा सकता है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला दिया गया लाइन, तो लाइन पर जब आप क्लिक करेंगे तो दो बिंदुओं के बीच में आप सीधी लाइन खींचेंगे, जबकि प्रश्न हमसे कर्व के बारे में पूछा जा रहा है, चाप के बारे में पूछा जा रहा है, तो पहला विकल्प तो गलत हो गया। इसके बाद से देखिए तीसरा विकल्प दिया गया रेक्टेंगल के द्वारा। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? आयत होता है। जब भी आप ड्राइंग में इसका यूज करेंगे तो एक आयत बनेगा, जबकि प्रश्न हमसे क्या पूछा गया? चाप के बारे में पूछा गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए ब्रश द्वारा। ब्रश से आप क्या करते हैं? पेंट करते हैं, पेंट करते हैं। प्रश्न में हमसे चाप के बारे में पूछा गया, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए कर्व द्वारा। कर्व द्वारा हम लोग क्या करते हैं? कर्व द्वारा चाप लगाते हैं। यही चाप तो लगाना था, तो इसे कर्व ही तो बोलते हैं। तो इसी विकल्प के माध्यम से आप ड्राइंग में चाप खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, डेटा को व्यवस्थित करना और उनकी गणना करना कहलाता है। तो इसका उत्तर बड़े आसानी से आप दे सकते हैं। जैसे कंप्यूटर का जब बेसिक सा डिफिनीशन जब आप पढ़ते हैं, तो सीधा सा ये कंप्यूटर का डिफिनीशन आता है कि हमारे द्वारा दिया गया इनपुट कंप्यूटर के माध्यम से प्रोसेस होकर के फिर आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस होता है इसी को कहते हैं व्यवस्थित करना या फिर इनकी गणना करना। तो व्यवस्थित करना या फिर गणना करना क्या होगा? प्रोसेस कहलाएगा। और ये प्रोसेस करना किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर 1 में। तो डेटा को व्यवस्थित करना या फिर उसकी गणना करना प्रोसेस कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर अगर हम लोग ध्यान दें तो देखिए दूसरा विकल्प दिया गया इनपुट करना। तो इनपुट में तो सिर्फ आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हाँ ये चीज़ परफॉर्म करनी है, या फिर उसको आप एक तरीके से कोई भी डेटा एंट्री कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इससे कंप्यूटर को सिर्फ इनपुट मिल रहा है, वो डेटा को व्यवस्थित नहीं कर रहा है, वो इंस्ट्रक्शन नहीं पा रहा है कि हमें क्या करना है, या फिर वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। ये सिर्फ इनपुट करने का काम करता है। इनपुट करने के माध्यम से तुलना करना यानी कि दो चीज़ों के बारे में कंपेयर करना, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 प्रोसेसिंग करना सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि दिमाग किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। अभी हमने जो इसके जस्ट ऊपर वाले प्रश्न में देखा था कि कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, पहले एज ए यूजर हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। उसके बाद से कंप्यूटर में क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। अब ये प्रोसेसिंग किसी ना किसी डिवाइस में होगा और इस डिवाइस का नाम है सीपीयू। उसके बाद से सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करके हमें क्या दे देता है? आउटपुट दे देता है, जो कि हम मॉनिटर पर या फिर प्रिंटर के माध्यम से या फिर किसी भी आउटपुट डिवाइस के माध्यम से उसको रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये जो सीपीयू होता है, ये जो सीपीयू होता है वो 3 भागों में बटा होता है। कैसे? देखिए ये जो सीपीयू का स्ट्रक्चर है यहां पर मैं आपको बता रहा हूं 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है एएलयू, जिसे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बोलते हैं। दूसरा होता है सीयू, जिसे कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। और तीसरा होता है मेमोरी। क्या होता है? मेमोरी। अब देखिए अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का क्या क्या होता है? कोई भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब कंप्यूटर के माध्यम से परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के लॉजिक्स का यूज होगा, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग और अर्थमेटिक्स का यूज होगा। तो ये एएलयू जो है वो इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो आउटपुट डिवाइस हो, सबको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे एज ए ह्यूमन आपका माइंड क्या करता है? आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे कि मान लीजिए अचानक से तेज लाइट आपके आंखों पर पड़ रही है, तो आपका माइंड आपको सिग्नल भेजेगा कि तुरंत आपको पल के झपका लेनी है। तो ये सभी चीज़ें आपके माइंड के वजह से कंट्रोल हो पा रही हैं। इसीलिए जो सीपीयू होता है उसको कंप्यूटर का माइंड बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं, दिमाग बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमसे यही पूछा गया था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ये सीपीयू को कहते हैं। अब देखिए यहां पर अगर आप विकल्पों में देखेंगे, विकल्प को ध्यान से देखिएगा। पहला दिया गया मॉनिटर, तो मॉनिटर तो आपका आउटपुट डिवाइस होता है, तो ये हमारा मस्तिष्क तो होगा नहीं। प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है, तो ये भी हमारा मस्तिष्क नहीं होगा। सीयू की जब बात करें तो सीयू जो होता है वो सीपीयू का पार्ट है। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, सीपीयू में 3 पार्ट होता है। पहला एएलयू, दूसरा कंट्रोल यूनिट जिसे सीयू बोलते हैं, और तीसरा मेमोरी। तो सीयू जो है वो तो सीपीयू का पार्ट है, तो ये तो केवल होगा नहीं, बल्कि सीयू, एएलयू और मेमोरी तीनों मिलकर के सीपीयू का निर्माण करते हैं, और इसे ही हम लोग कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं या फिर मस्तिष्क कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सीपीयू इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। छठा प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डेटाबेस क्या होता है? तो डेटाबेस को बेसिकली कलेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक डेटा कहा जाता है, यानी कि जहां पर डेटा का कलेक्शन होगा, बहुत सारे डेटा रखे रहेंगे, उसी को डेटाबेस कहा जाता है।
अब इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो डेटाबेस का सीधा सा मतलब होता है कि डेटा का समूह जहां एक जगह पर सिस्टमेटिकली डेटा को स्टोर किया जाता है ताकि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर उस डेटा को यूज किया जा सके, उस डेटा को एक्सेस किया जा सके, उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सके यानी मॉडिफाई किया जा सके और उसमें कुछ अपडेट किया जा सके। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप जिस कॉलेज से डीएलएड कर रहे होंगे वहां पर 50 बच्चे या फिर 100 बच्चे एडमिशन लिए होंगे, तो उस कॉलेज के पास उन सभी बच्चों का इंफॉर्मेशन होगा। अब कंप्यूटर में जो भी हम इनपुट देते हैं तो वो क्या होता है, उस कंप्यूटर के द्वारा उस इनपुट को प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और यही पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो होता है वो डेटा कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए आपके डीएलएड कॉलेज में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे का कॉलेज के पास रिकॉर्ड होगा कि पर्टिकुलर इस बच्चे का क्या नाम है, इनके पिताजी का क्या नाम है, इनके माताजी का क्या नाम है, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इन्होंने किस दिन एडमिशन लिया था, इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, मतलब कि कॉलेज और ये सभी में कैसा परसेंट है, ये सब चीज़ें। तो इसी को ही जो बच्चों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखा जा रहा है एक जगह, इसी को डेटाबेस कहा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ज़रूरत पड़ने पर मैंने आपको क्या बताया था, इसकी डिफिनीशन क्या बताई थी कि डेटाबेस एक ऐसा सिस्टमेटिक स्टोर है जहां पर डेटा को स्टोर करके रखा जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसे आसानी से एक्सेस किया जा सके। अब मान लीजिए कि कॉलेज को बच्चों का रिकॉर्ड निकालना है, तो जाहिर सी बात है वह उस डेटा को एक्सेस कर पाएगा, तभी तो उस रिकॉर्ड को प्राप्त कर पाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें ज़रूरत पड़ने पर अपडेट या फिर मॉडिफाई किया जा सके। अब मान लीजिए 100 बच्चों का रिकॉर्ड है, 100 बच्चों ने परीक्षा प्रथम सेमेस्टर की दी और प्रथम सेमेस्टर में से मान लीजिए 10 बच्चों की बैक लग गई, तो अब उस डेटा में मॉडिफाई करना होगा कि 100 बच्चों में से 90 बच्चे जो थे वो फ्रेश पास हुए हैं और 10 बच्चे जो थे, 10 बच्चे जो थे, वह उनकी पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में बैक लग गई है। तो ये क्या किया गया, हमने डेटाबेस में मॉडिफाई किया। तो बेसिकली हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस जो होता है वह सिस्टमेटिकली स्टोर किया गया इंफॉर्मेशन ही डेटाबेस कहलाता है, जिसे आसानी से एक्सेस, मॉडिफाई या फिर अपडेट किया जा सके। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्पैम किसे कहते हैं। तो स्पैम बेसिकली एक अनवांटेड, अनचाहे मैसेज होते हैं जो कि अप्रासंगिक और अनुचित संदेशों को संदर्भित करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, गूगल पर जब भी आप कुछ सर्च करते हैं तो गूगल जो सर्च इंजन है उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या करता है कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को सजेस्ट करता है। इसको आप और आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट का या फिर अमेजॉन का एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखा है और नोटिफिकेशन और कर रखा है। तो मान लीजिए आप कोई मोबाइल ही मान लीजिए सर्च कर रहे हैं, आपको मोबाइल लेना और मोबाइल आपने सर्च किया, तो वो मोबाइल जो आपने सर्च किया उसके बाद से जो उनका एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई, क्या करेगा कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो और ज़्यादा चीज़ें आपको सजेस्ट करने लगता है, डिस्काउंट वाली चीज़ें या फिर उसी से रिलेटेड चीज़ें आपको सजेस्ट करने लगता है। अब कई बार क्या होता है कि हम कई वेबसाइट पर विजिट करते हैं और वो वेबसाइट हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे द्वारा जो ईमेल आईडी या फिर जो मोबाइल नंबर दिया गया रहता है उस पर अनवांटेड मैसेज भेजने लगते हैं हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से। हालांकि वो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हमने वो मान लीजिए परचेज भी कर लिया, उसके बाद भी वो अनवांटेड मैसेज आपके पास आते रहते हैं। तो यही अनवांटेड मैसेज जो होते हैं वो स्पैम कहे जाते हैं। बेसिकली कई बार क्या होता है कि लोगों से पैसे ऐंठने के लिए भी इस प्रकार की ईमेल के माध्यम से स्पैमिंग की जाती है। आप लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग में भी स्पैम वर्ड सुना होगा, आप लोग यूट्यूब में भी कमेंट में स्पैम कमेंटिंग के बारे में सुना होगा। तो ये सभी चीज़ें अनवांटेड मैसेज, कोई भी अगर आपकी इच्छा के बिना, आपके चाहे बिना, अनचाहे तरीके से आपके पास मैसेज आ रहे हैं तो वो सब स्पैम के कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली आपको यही लिखना था। आपसे पूछा गया था स्पैम किसे कहते हैं। तो स्पैम जो होता है अनचाहा मैसेज जो कि अप्रासंगिक होता है और बल्क में आते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में आपको भेजे जाते हैं जिसका आपके इंटरेस्ट से कोई खास लेना देना नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। तो सबसे पहले तो नेटवर्क आप लोग जानते होंगे, जैसे आप लोग बोलते हैं कि उसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, मतलब कि लोगों से उसका जुड़ाव बहुत अच्छा है, यानी एक दूसरे
पर्सन की जब बात करते हैं, लोग की जब बात करते हैं, तो जब एक दूसरे से वो जुड़े होते हैं तो उन्हें लोगों का नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन प्रश्न में हमसे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पूछा गया, तो यानी कि इंटरनेट के माध्यम से जब कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो इसे ही कंप्यूटर का नेटवर्क बोलते हैं। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक से ज्यादा कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमसे कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार पूछे गए हैं, तो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है LAN, दूसरा होता है MAN और तीसरा होता है WAN। अब तीनों के बारे में डिफरेंस क्या है ध्यान से समझिए। अब तीनों नेटवर्क के ही प्रकार हैं, यानी तीनों में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े ही रहेंगे, लेकिन आखिर तीनों में क्या डिफरेंस है कि तीनों को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लैन के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि इसमें जो कंप्यूटर की संख्या होगी वो कम होगी। लोकल मतलब कि बहुत छोटे स्तर पर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। इसका यूज जो होता है बेसिकली किसी स्कूल में, किसी कॉलेज कैंपस में या फिर कंप्यूटर लैब में, जिसका एरिया बहुत कम होता है, इसीलिए तो इसे लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो पहला हो गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि सीमित होता है कहां तक? किसी पर्टिकुलर स्कूल तक, किसी स्कूल के कैंपस तक या फिर किसी कंप्यूटर लैब तक। यहां तक क्लियर हो गया। और इसमें जो डेटा का स्पीड होता है, मतलब कि डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, जैसे आप इंटरनेट से जुड़े हैं तो कुछ भी चीजें डाउनलोड करते हैं तो आपकी डाउनलोड स्पीड दिखाई जाती है, यानी कि जो सर्वर है जहां से आपका इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल में या फिर आपके कंप्यूटर में आकर के सेव हो रहा है, वो किस स्पीड से आकर के आपके मोबाइल में सेव हो रहा है, तो इसे ही बोलते हैं हम लोग डेटा का प्रवाह या फिर डेटा की स्पीड। तो लैन में ये जो डेटा का स्पीड होता है वो 100 से माफ कीजिएगा 10 से 100 एमबीपीएस के बीच में होता है। कितना? 10 से 100 एमबीपीएस स्पीड होती है लैन में। ये तो हो गया लैन के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग मैन के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब जाहिर सी बात है, पहले हम लोगों ने लोकल की बात की थी, लोकल एरिया नेटवर्क, और ये मेट्रोपॉलिटन है, तो जाहिर सी बात है उसे बड़े क्षेत्र में होगा। तो इसका जो नेटवर्क होता है वह लैंस की तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है और पर्टिकुलर किसी एक शहर के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप समझ सकते हैं। अब चूंकि यहां पर एरिया बढ़ गया, लोकल एरिया नेटवर्क में क्या था? पर्टिकुलर किसी एक कैंपस की बात हो रही थी या फिर पर्टिकुलर किसी एक स्कूल की बात हो रही थी। लेकिन यहां पर मैन में क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात हो रही है, एक शहर की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है एरिया बढ़ गया। एरिया जैसे ही बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है डेटा लॉस्ट होगा। तो डेटा लॉस्ट ना हो इसके लिए हम लोग डेटा एम्पलीफायर का यूज करते हैं। किसका? डेटा एम्पलीफायर का यूज करते हैं, जो कि डेटा को नष्ट होने से बचाता है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के भाषा में समझिए, आपके घरों में जो बिजली आती होगी, आपने मोहल्ले मोहल्ले में देखा होगा कि ट्रांसफार्मर लगा है। क्यों? क्योंकि वो वोल्टेज के ड्रॉप को जो हो रहा है उसको क्या करता है? उसको कम करता है और उस वोल्टेज को क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। वही काम डेटा का इंटरनेट के लैंग्वेज में जो डेटा हमारे सर्वर से हमारे मोबाइल में या फिर हमारे कंप्यूटर में आ रहा है वो कहीं नष्ट ना हो जाए, उसलिए हम लोग एम्पलीफायर का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर एरिया बहुत ज़्यादा हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में यहां पर एरिया बड़ा हो गया है। और इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन तकनीकों पर ये आधारित होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद से अगला जो नेटवर्क का प्रकार है वो हमने क्या दिखाया? वैन। इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये जो होता है ये पूरे एक देश के लिए हो सकता है, पूरे एक महाद्वीप के लिए हो सकता है। यानी कि ये जो नेटवर्क है ये सबसे बड़े क्षेत्र में होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। लैन जो होता है वो पर्टिकुलर किसी एक स्कूल या फिर कैंपस की बात करता है। मैन जो होता है एक शहर की बात करता है और वैन जो होता है वो पूरे देश भर की बात करता है। तो ये जो है ये सबसे बड़े लेवल पर है। ये क्या है? सबसे बड़े लेवल पर है। और अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन, माइक्रोवेव्स और उपग्रह संचारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का हम लोग प्रयोग करते हैं इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में है। लैन में तो बेसिकली हम लोग तार के माध्यम से जोड़ सकते थे, लेकिन जब आप पूरे देश भर की बात करेंगे तो सभी कंप्यूटर को आप तार से नहीं जोड़ सकते। क्या आप इंटरनेट का यूज करते हैं अपने मोबाइल में, तो क्या वो तार जुड़ा हुआ है? वायरलेस ही तो होता है, जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से इंटरनेट का आप उपयोग कर पा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें वैन में आपको देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रोम का पूरा नाम लिखिए। तो रोम का पूरा नाम अगर हम लोग बात करें तो इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली
मेमोरी, यानी कि वह मेमोरी जिसे केवल आप पढ़ सकते हैं उसे हम लोग रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, और यही कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी होता है। बाकी जो आप मेमोरी सुनते हैं वो सब सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाता है, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी की जब बात की जाती है तो रोम जो होता है वो कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी कहलाता है, जिसे रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, सूचना से आप क्या समझते हैं। देखिए, कंप्यूटर की भाषा में हमसे सूचना के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, कंप्यूटर में जो भी हम इंफॉर्मेशन इनपुट के तौर पर देते हैं उसको प्रोसेस करके जो कंप्यूटर है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, यानी सूचना में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आप एक आम उदाहरण लीजिए, 2011 में देश में जो जनगणना हुई थी उसमें सबसे छोटे लेवल पर परिवार से लोगों के बारे में जानकारी ली गई थी, एक एक लोगों की जानकारी ली गई। वो सब कुछ क्या था? वो सब कुछ था डेटा। उस डेटा को कंप्यूटर में क्या किया गया? इनपुट किया गया। अब हमारे पास देश भर के, अभी हमने सबसे छोटे लेवल किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति से पूछताछ की, परिवार से पूछताछ की, और वो एक व्यक्ति मिल करके एक परिवार बनाया। एक परिवार मिल करके कई परिवार जब मिल गए तो एक मोहल्ला बना, कई मोहल्ले मिल करके एक बड़ा सा एरिया बना, कई बड़े से एरिया मिलकर के एक जिला बनाया, कई जिले मिलकर के एक राज्य बना, और कई राज्य मिलकर के पूरा देश का आंकड़ा आया, जिसे आप डेटा कह सकते हैं। अब इन डेटा से हम विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए इस डेटा को हमें कंप्यूटर में क्या करना पड़ेगा? इनपुट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए हम ये निकालना चाहते हैं कि देश में पिछली जनगणना जो हुई थी 2001 में और 2011 में जब हुई तो कितने लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए। तो इस डेटा को हम लोग प्रोसेस करेंगे कंप्यूटर के माध्यम से कि जो मानक है उसके हिसाब से कितने लोग उस गरीबी से नीचे हैं और कितने लोग उस गरीबी से ऊपर आ चुके हैं। तो हमने क्या किया, जो रॉ डेटा था उसको हमने प्रोसेस किया कंप्यूटर के माध्यम से, और रॉ डेटा ही प्रोसेस होने के बाद से किस में कन्वर्ट हो गया? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, जिसे हिंदी में सूचना बोलते हैं। यानी कि सूचना बेसिकली किसी व्यक्ति के लिए अर्थ से संबंधित हो सकता है, जो कि कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करके प्रोसेस करने से प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सूचना क्या होता है? तो सूचना के बारे में आप लिख सकते हैं कि सूचना बेसिकली डेटा को इस तरीके से प्रस्तुत करने को कहते हैं जिसका प्राप्तकर्ता के लिए कुछ अर्थ हो। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया कि डेटा को प्रोसेस करने के बाद से जो इंफॉर्मेशन, जो सूचना पब्लिक को चाहिए, अगर वो उसे प्राप्त होती है तो इसे ही सूचना कहते हैं। यानी कि रॉ डेटा को प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली आप ऐसे लिख सकते थे, जैसे कि यहां पर देखिए डेटा, और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका प्रोसेस, और उसके बाद यहां पर आप लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि डीएलएड में इंग्लिश अलाउड नहीं होती है। जैसे कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में क्या होता है कि थोड़ा मोड़ा आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश अलाउड नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप इसको एक तरीके से ब्लॉक चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं। देखिए, ये 1 नंबर का प्रश्न है, अगर आप इतना भी लिख देंगे तो भी आपका मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन आपको चीज़ें थोड़ा और इलेबोरेट करके जब इस प्रकार से एक लाइन भी लिखेंगे और ये भी करके दिखाएंगे तो आपके नंबर पाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए, उत्तर सभी एक ही समान लिखेंगे, लेकिन जो एग्जामिनर होता है उसके पास कॉपी चेक करने की उतना टाइम नहीं होता है। आप अगर इसी उत्तर को 2 लाइन 3 लाइन में लिखेंगे तो हो सकता है कि वो पढ़ने भी ना जाए। लेकिन अगर आप उसको ब्लॉक चार्ट इस प्रकार से बना करके दिखा देंगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ, बच्चे को नॉलेज है कि डाटा यहाँ से इनपुट हुआ, कंप्यूटर के माध्यम से वो प्रोसेस हुआ, और यहाँ से जो निकलेगा वो इंफॉर्मेशन होगा जिसे सूचना बोला जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप ब्लॉक चार्ट के माध्यम से बताते हैं तो चीज़ों को इलेबोरेट करने में और एग्जामिनर को समझने में आसानी होती है, और वो आपके नंबर को इंक्रीज करने में कहीं ना कहीं आपकी मदद करता है और आपके डीएलएड में अच्छे मार्क्स आते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है। तो अपलोड का मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन किसी दूसरे कंप्यूटर या फिर सर्वर पर जाकर के सेव होगा, और इसी का जस्ट उल्टा डाउनलोड होता है। यानी कि सर्वर से इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल या फिर आपके कंप्यूटर में आकर के सेव होगा। मतलब कि जब आपके मोबाइल से इंफॉर्मेशन किसी सर्वर पर या फिर दूसरे कंप्यूटर में जाता है तो उसे अपलोड बोलते हैं, और जब दूसरे कंप्यूटर या फिर सर्वर से डेटा आपके मोबाइल में आकर के सेव होता है या फिर कंप्यूटर में आकर के सेव होता है तो उसे डाउनलोड बोलते हैं। यहां तक क्लियर? अब हमें बताना है कि अपलोड कैसे किया जाता है। तो पर्टिकुलर जिस भी वेबसाइट पर हमें कोई इंफॉर्मेशन को या फिर फाइल को अपलोड करना है, सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे?
उस वेबसाइट को ओपन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको उत्तर भी लिखना है। स्टेप 1 में करके आप लिखेंगे वेबसाइट को ओपन करेंगे। उसके बाद से स्टेप 2 में क्या करेंगे, अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। उस वेबसाइट पर जिस पर हमें जो भी चीज़ें अपलोड करनी है, फाइल को अपलोड करना है, उसमें अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, इस उत्तर को आप 3-4 लाइन में भी लिख सकते हैं या फिर स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं। जब भी आप उत्तर स्टेप वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके पूरे नंबर देने की संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि आप चीज़ों को घुमा नहीं रहे हैं बल्कि टू द पॉइंट लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और यही एग्जामिनर आपसे ढूंढता है कॉपी में। ठीक है, उसके बाद से स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, अपलोड बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपको जहां पर आपका फाइल रखा होगा वहां पर लेकर के जाएगा आपके स्टोरेज डिवाइस में। तो उस फाइल को क्या करेंगे, फाइल को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप पूरा लाइन लिखेंगे, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए लिख रहा हूं। फाइल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्टेप 4 क्या होगा, फाइल सेलेक्ट होने के बाद से प्रोसेसिंग होगा, यानी कि आपका फाइल जो है वो अपलोड हो रहा है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, अपलोडिंग स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, अपलोडिंग स्टार्ट हो गया। और स्टेप 5 में क्या होगा कि अपलोड होने के बाद से एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद से ओके बटन पर क्लिक करके आप वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे या फिर निकल जाएंगे, निकास हो जाएंगे उस वेबसाइट से। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसी भी फाइल को अपलोड करने का। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप जब लिखेंगे तो आपकी पूरे नंबर पाने की संभावना बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। दोस्तों, यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया था, सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं, कुछ सर्च इंजनों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले जानते हैं सर्च इंजन क्या होता है। तो बेसिकली ये एक एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूजर्स के वांछित सूचनाओं के अनुसार सर्वर से वांछित सूचनाओं को ढूंढ करके लाते हैं। अब ये वांछित सूचनाएं कैसे पता चलेगा कि यूजर यही चाह रहा है, तो यूजर जो कुछ भी सर्च करते हैं उनका टैग वर्ड के हिसाब से गूगल क्या करता है, मैच करता है। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं आपसे पूछूं कि आपने सुबह क्या खाया था, तो आप इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए माइंड पर थोड़ा सा जोड़ देंगे, यानी आपका जो माइंड है वो उसमें सारी सूचनाएं स्टोर्ड है, यानी आपका माइंड क्या हो गया, सर्वर हो गया। और यहाँ पर टैग वर्ड क्या हो गया, सुबह का भोजन। मैंने आपसे पूछा आपने सुबह का भोजन क्या किया था, तो सुबह का भोजन जो हो गया वो टैग वर्ड हो गया। तो अब आपका माइंड जो है सारे जो पहले से डेटा स्टोर्ड हैं उसमें से फेच करेगा कि सुबह मैंने क्या खाया था और वो इंफॉर्मेशन निकाल करके दे देगा। इसी प्रकार से कंप्यूटर भी काम करता है। जो सर्च इंजन होता है वो टैग वर्ड आपने डाला, जैसे मान लीजिए आपने टैग वर्ड डाला डीएलएड फर्स्ट सेम कंप्यूटर पेपर, तो ये पूरा टैग वर्ड हो गया। अब ये गूगल पर जब आप डालेंगे तो गूगल में जितनी भी वीडियोज होंगी या फिर जो भी वेब पेज होंगे या फिर जो भी HTML वेब पेजेज होंगे उन सबको गूगल सर्च करके दे देगा। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन आप चाह रहे थे वो इंफॉर्मेशन निकाल कर दे देगा। और वो इंफॉर्मेशन गूगल को कैसे पता चलेगा, जो भी टैग वर्ड आपने लिखा होगा उसी के हिसाब से वो सर्च करता है। तो सर्च इंजन के बारे में आप यही लिख सकते हैं कि सर्च इंजन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन होते हैं जो कि यूजर्स की इच्छा के अनुसार सूचनाएं सर्वर से निकाल करके देते हैं। अब हमसे पूछा गया था कि कुछ सर्च इंजनों के नाम लिखिए, तो इसमें आप लिख सकते हैं गूगल, बिंग, याहू, ask.com, ये सभी क्या हैं, ये सब सर्च इंजन के नाम हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, इंकजेट और लेजर प्रिंटर में मुख्य अंतर क्या है। तो देखिए, इंकजेट प्रिंटर जो होता है वह कागज पर स्याही जेट करके हार्ड कॉपी तैयार करता है, जबकि लेजर प्रिंटर जो होता है वह लेजर और एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मॉडल के माध्यम से आउटपुट प्रदान करता है। इंकजेट में आप लिख सकते हैं कि यह लेजर प्रिंटर की तुलना में किफ़ायती होता है, यानी सस्ता होता है, और लेजर प्रिंटर क्या होता है, महंगा होता है। इंकजेट में आप लिख सकते हैं कि इंकजेट प्रिंटर पर एक नोजल लगाया जाता है जिसके माध्यम से कागज पर स्याही छिड़कने की प्रक्रिया से वो प्रिंट करता है, जबकि लेजर प्रिंटर में इस प्रकार का कोई भी नोजल नहीं होता है। इंकजेट में आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि इसमें कार्ट्रिज लगा होता है जिसमें तरल रूप में यानी लिक्विड फॉर्म में स्याही होती है, और अगर लंबे समय तक आप इस कार्ट्रिज का यूज नहीं करेंगे तो वो उसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म में जो स्याही रहती है वो सूख जाती है। जबकि लेजर प्रिंटर में इस प्रकार की कोई भी लिक्विड स्याही नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पाउडर होता है जिससे सूखने का समस्या नहीं होता है। अगला आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बार बार स्याही भरने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बार बार सूखेगा, लेकिन पाउडर फॉर्म में होने पर वो जल्दी नहीं सूखता है। इस प्रकार से आप कुछ मुख्य अंतर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है,
लाइट पेन से आप क्या समझते हैं? तो लाइट पेन बेसिकली एक इनपुट डिवाइस होता है जिसमें इसकी जो संरचना होती है वो पेन के आकार की कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से पेन का निब टाइप का रहता है और यहाँ पीछे केबल निकला रहता है, ठीक है। यह पेन के आकार का सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसके पीछे एक केबल लगी होती है। जब उसको स्क्रीन के ऊपर चलाया जाता है तो केबल की मदद से कंप्यूटर प्रकाश की तीव्रता को महसूस कर रेखाएं बनाती है और इस लाइट पेन से सीधे मॉनिटर पर स्क्रीन पर कुछ भी अंकित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप लाइट पेन के बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, MS वर्ड का परिचय दीजिए। MS वर्ड के बारे में आप लिख सकते हैं कि MS वर्ड जो है MS ऑफिस का, जो MS ऑफिस पूरा पैकेज होता है उसका एक सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था और इसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि MS वर्ड में इसका जो प्रयोग होता है वह लेटर राइटिंग में, रेज्यूमे बनाने में, मेल मर्ज करने में आदि कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, जिसे MS वर्ड कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें बेसिकली आप वर्ड्स लिख सकते हैं, सेंटेंस लिख सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं, पृष्ठ तैयार कर सकते हैं, मतलब पेज बना सकते हैं। इस प्रकार की सभी प्रक्रियाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे वर्ड प्रोसेसिंग भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप MS वर्ड के बारे में परिचय दे सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, मल्टीमीडिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। मल्टीमीडिया के बारे में आप लिख सकते हैं कि मल्टीमीडिया जो होता है वो टेक्स्ट, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, ध्वनि जिसे वॉइस कहते हैं, एनिमेशन और वीडियो आदि का मिला जुला रूप होता है जिन्हें कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो ये तो हो गया मल्टीमीडिया के बारे में। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसको उदाहरण सहित भी समझाना है। तो कोई भी आप अगर मोबाइल में वीडियो प्ले कर रहे हैं तो उस वीडियो में क्या है? इमेजेस हैं, वीडियो प्ले हो रहा है और साथ ही साथ वॉइस है, कुछ एनिमेशन आप देख रहे होते हैं। तो ये सब क्या है? ये मल्टीमीडिया का उदाहरण। जैसे आप अपने मोबाइल में इसी वीडियो को देख रहे हैं तो इसी वीडियो के माध्यम से अगर मैं वीडियो को एडिट करके कुछ एनिमेशन लगा दूं, अभी आप मेरे वॉइस को भी सुन पा रहे हैं, साथ ही साथ वीडियो प्ले हो रहा है तो वीडियो को भी देख पा रहे होंगे। वीडियो क्या है? कलेक्शन ऑफ इमेजेज। जब कई सारे इमेजेस को बहुत तेज फ्रीक्वेंसी के साथ आपके आंखों के सामने से गुजारा जाता है तो वो अलग अलग फ्रेम है, लेकिन आपको लगेगा कि वो सभी इमेज जो है वो वीडियो के तौर पर चल रहे हैं। तो यही सभी चीज़ों के मिले हुए रूप को मल्टीमीडिया कहते हैं। तो इस प्रकार से आप उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम को 100 उदाहरण समझाइए, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को उदाहरण के साथ बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी नाम से जाना जाता है। देखिए, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपके कंप्यूटर को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और जैसे कंप्यूटर में आप MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस हो गया, अन्य सारे एप्लीकेशन जो आप यूज करते हैं वो सब क्या है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर नहीं रहेगा आपके कंप्यूटर में तो वो सिस्टम ओपन ही नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो क्या वो सिस्टम ओपन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में MS ऑफिस नहीं है तो क्या वो कंप्यूटर नहीं ओपन हो पाएगा? हो जाएगा, बस वो एप्लीकेशन को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? कोई भी स्पेसिफिक पर्पज को फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन का यूज किया जाता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाएगा, पर्टिकुलर उस पर्पज को फुलफिल करने के लिए। लेकिन पूरे कंप्यूटर को जो कंट्रोल कर रहा है, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, उसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसके बिना कंप्यूटर ओपन नहीं किया जा सकता। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स का एक कलेक्शन है, बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स का एक कलेक्शन है। और यह एक प्रकार का कंट्रोल सॉफ्टवेयर होता है जो कि पूरे डिवाइस पर, पूरे कंप्यूटर पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है, उसको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर अपूर्ण है। और क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध स्थापित करता है और सभी साधनों के प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट और उनके प्रोग्रामिंग से संबंधित कार्य करता है, ठीक है। इसीलिए इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और आपसे बोला गया था उदाहरण भी बताना है, तो विंडोज हो गया, विंडोज 95, 200, इस प्रकार से जो भी आपके वर्जन आए थे उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे उबंटू हो गया, इसके अलावा जो अन्य लाइनेक्स हो गया, ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, रिसाइकिल बिन क्या है। रिसाइकिल बिन बेसिकली एक फोल्डर है जहां पर डिलीट किए गए फाइल और फोल्डर्स को टेम्पररी स्टोर करके रखा जाता है। अगर मान लीजिए बाय मिस्टेक आपसे कोई फाइल या फिर फोल्डर डिलीट हो गया है तो वो रिसाइकिल बिन में जाकर के रहेगा, जहां से आप इसको अगर चाहें तो रीस्टोर कर सकते हैं, मतलब कि उस डिलीटेड आइटम को फिर से अपने कंप्यूटर में ला सकते हैं। इसीलिए इसे रिसाइकिल कहा जाता है, यानी कि जो चीज़ें नष्ट हो गई हैं उसको रिसाइकिल करके फिर पुनः ले आना। यानी गलती से या फिर बाय मिस्टेक जो आपसे चीज़ें डिलीट हो गई हैं उनको आप रिसाइकिल बिन, जो कि एक फोल्डर ही होता है, वहाँ से जाकर के पुनः रीस्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप रिसाइकिल बिन के बारे में लिख सकते हैं। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रत्येक वर्षों के पिछले जितने भी वर्षों में पेपर हुए हैं उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन सब्जेक्ट वाइज डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।